अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 की इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट FIM 630। जी आज हम हमारा जो टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन टू मार्केट प्लेस का इंट्रोडक्शन। मार्केट प्लेस वो जगह होती है जहां पे कुछ बाय किया जाए या सेल किया जाए, यानी कि कहीं भी बाइंग सेलिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड मार्केट। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो मार्केट मौजूद है, जिस तरह हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से एक एक्सचेंज है जिसके दो सब ऑफिस, एक्सचेंज कराची में है और इसके सब ऑफिस एक लाहौर में है और एक इस्लामाबाद में है। कुछ ऐसा पीछे चले जाएं तो ये तीन स्टॉक एक्सचेंज थी पाकिस्तान की: लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज और कराची स्टॉक एक्सचेंज। फिर इनको मर्ज करके एक ही स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे इसके दोनों को इसके सब ऑफिस बना दिया गया। अब कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहलाती है और बाकी दोनों इसके सब ऑफिस। ये वो प्लेस है जहाँ पे कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं उनको बाय सेल किया जाता है। वैसे मैंने आपको बताया कि कहीं भी कुछ चीज खरीदी बेची जा रही है तो वो मार्केट प्लेस कहलाती है। कंपनी इस स्टॉक एक्सचेंज से बाहर भी लोग बाइंग सेलिंग करते हैं शेयर्स की, वो भी मार्केट है, लेकिन ये एक फिजिकल मार्केट मौजूद है। और एक और चीज, ये सेकेंडरी मार्केट होती है। सेकंड मार्केट फॉर होम मॉर्गेजेस मैनी स्मॉल। खैर इसको पढ़ने की खैर इससे जरूरत नहीं है, इसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जब कंपनी अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम खुद सेल कर रही है पर्सनली। फिर शेयर जब रीसेलिंग में आ जाते हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके सेल होते हैं। अब इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट्स क्या है? इसको कैपिटल मार्केट भी कहते हैं क्योंकि पैसे का लेन देन हो रहा है। फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स। सेवर जिसने सेव किया, उससे जिसने लोन लेना है उस तक कैपिटल को के फ्लो को फैसिलिटेट करने के लिए कैपिटल मार्केट मौजूद होती है। आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइसिंग फंक्शंस के हवाले से। फेयर प्राइसिंग फंक्शन, इनको हम ऐसा जितना अभी डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। जी एक्सचेंजेस मैंने बताया, जो आपके मुल्क में एक्सचेंज मौजूद है उसे नेशनल एक्सचेंज कहेंगे। हर मुल्क की अपनी है। ठीक है, इनिशियली जो स्टॉक एक्सचेंज थी उसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नेस्डैक, ये सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे। खैर हमारी नहीं, ये अमेरिका की हैं दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस। लेकिन ये सबसे इनिशियल है, उसके बाद फिर पूरी दुनिया में हर कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है। पाकिस्तान की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बाद रीजनल एक्सचेंजेस में, जिस तरह ये इसके दो सब ऑफिस हैं, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों रीजनल एक्सचेंजेस हैं। इसके बाद बात करेंगे ट्रेडिंग सिस्टम की। ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? द पीपल बाय एंड सेल सिक्योरिटीज थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म वाया द स्पेशलिस्ट सिस्टम, वाया द मैच मेकर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिकली। ये ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं, तीन नाम इसने बताए। एक स्पेशल सिस्टम है, मैच मेकर सिस्टम है या इलेक्ट्रॉनिकली है। जी स्पेशल सिस्टम में क्या होता है कि कोई एक स्पेशलिस्ट बंदा स्टॉक एक्सचेंज पे मौजूद है जो कि, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एट द एक्सचेंजेस ट्रेड्स इन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी आर सब्जेक्ट टू ओवरसाइट ऑफ exchange member called the specialist. Specialist is charged with making a fair and orderly market in one or more assigned securities. Specialist जो है वो उसका एक दो सिक्योरिटीज पे वो अपना चेक रखता है और उसी के मुताबिक बाकी तमाम एक्सचेंज को वो हैंडल कर रहा होता है। दैट इज कॉल्ड स्पेशल। एग्जाम्पल दी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा, फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। SuperDot. SuperDot is an electronic system enabling New York Stock Exchange member firms to send certain order directly to the specialist post on the floor of exchange without using a human runner to deliver the order. यानी कि सुपर डॉट एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज किया जाता है जो कि डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करता है स्पेशलिस्ट पोस्ट, यानी कि स्पेशलिस्ट जो बनता है जिसकी को स्पेशली बंदे की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो जब वो पोस्ट आती है किसी भी हवाले से, किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से या किसी सिक्योरिटी को नॉमिनेट करने के हवाले से, तो उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है ऑर्डर प्लेस करता है, दैट इज कॉल्ड सुपर डॉट।
मार्केट मेकर्स ऐसे लोग जो मार्केट बनाने वाले होते हैं। मार्केट मेकर सिस्टम डिफर फ्रॉम द स्पेशल सिस्टम इन दैट अ ग्रुप ऑफ competing इंडिविजुअल्स मेंटेन्स द फेयर एंड ऑर्डरली मार्केट। यानी कि कोई कंपेटिंग इंडिविजुअल्स ग्रुप्स जो है वो एक मार्केट जनरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसको हम मार्केट मेकर्स कहते हैं। अगर सिंपली आप इसकी डेफिनेशन देख लें तो मार्केट बनाने वाले लोग जो मार्केट में बड़े पैमाने पे बाइंग सेलिंग करते हैं, ऐसे लोगों को मार्केट मेकर्स कहते हैं। यानी कि जिनके थोड़े बहुत इफेक्ट से मार्केट अच्छा खासा इफेक्ट हो जाती है। उसके बाद लेसन फिर हमारे पास आता है सर्किट ब्रेकर्स एंड ट्रेडिंग कर्व्स। जी, सर्किट ब्रेकर हमारे पास क्या है? व्हाइल बोथ ट्रेडिंग कर्व्स एंड सर्किट ब्रेकर्स आर डिजाइन्ड इन लिसनिंग द मार्केट रिपोर्ट्स यू विल समटाइम्स हियर दैट ट्रेडिंग कर्व्स आर इन इफेक्ट और दैट अ सर्किट ब्रेकर किक्ड इन। हम इसको जरा सिंपली देख लेते हैं। सॉरी। जी, ट्रेडिंग कर्व बेसिकली क्या होता है कि जब भी किसी मार्केट में ड्रॉप डाउन आता है, देखें 10% का ड्रॉप डाउन आया मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग स्टॉप्स फॉर एन आवर, तो 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग स्टॉप कर दी जाती है 30 मिनट्स के लिए। अगर वो ड्रॉप डाउन 20% हो जाता है तो मार्केट 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए स्टॉप कर दी जाती है। अगर वो 30% हो जाता है, वो टाइम 2 बजे के बाद का है, तो मार्केट क्लोज कर दी जाती है। मकसद बात करने का ट्रेडिंग कर्व्स क्या होता है, ये चेक करके रखा जाता है कि मार्केट क्रैश ना करे। अब देखें 10% ड्रॉप बहुत बड़ा ड्रॉप है मार्केट के अंदर। उन्होंने किसी हैजर्ड की वजह से, किसी इफेक्ट की वजह से ये ड्रॉप अचानक आया, तो वो 30 मिनट के लिए, 30 मिनट से 1 घंटे के लिए मार्केट क्लोज करेंगे, चेक करेंगे सर ड्रॉप डाउन क्यों आया। अगर ड्रॉप डाउन 20% हो जाता है तो मार्केट 2 घंटे के लिए बंद कर दी जाएगी ताकि मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके। ठीक हो गया। और इसी जो मार्केट बंद की जा रही है इसको सर्किट ब्रेकर कहते हैं, कि उन्होंने सर्किट जो है, वो जो ट्रेडिंग का सर्किट चल रहा था उसको ब्रेक कर दिया। जी, आगे को स्टॉक चेंजेस के एक्सप्लेनेशन है, हमें इसको नहीं पढ़ना और ना ही हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। जी, बात करेंगे ओवर द काउंटर मार्केट। अभी हम जो जिस मार्केट की बात कर रहे थे, ये जो है ये ओवर द काउंटर मार्केट कहलाती है। This may have been accurate in one time, but not many more. Some investors view the terms Nasdaq and OTC synonymously. Today, the OTC equity security refer to an equity security that is not listed or traded in Nasdaq or National. जी, ऐसी कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती, वो जब अपने शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हैं तो उसको ओवर द काउंटर मार्केट कहते हैं। जी, मैं थोड़ा सा पहले गलत बता गया। ऐसी कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है और वो अपने शेयर्स को बाय सेल कर रही हैं अदर देन द स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड ओवर द काउंटर मार्केट। जी, अब एक और टर्म आई है पिंक शीट स्टॉक्स। द स्मॉलेस्ट एंड ऑफन मोस्ट स्पेकुलेटिव ओटीसी स्टॉक्स आर पिंक शीट इश्यूज। इंफॉर्मेशन ऑन दीज सिक्योरिटीज कम फ्रॉम द एनओबी एएसपी विद डिटेल्स होती नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ मार्केट्स रेगुलेशन। जी, एक रेगुलेटरी अदारे है, हर मुल्क में एक रेगुलेटरी अदारा मौजूद है जिसने स्टॉक एक्सचेंज और कंपनीज के मामला को देखना होता है। पाकिस्तान में है SCCP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक रेगुलेटरी अदारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है एक्सचेंजेस के हवाले से। हर कंट्री में कोई ना कोई अदारा मौजूद है। एक्सचेंज क्या है? जहाँ पे शेयर्स की बाइंग सेलिंग की जाती है। और द एक्सचेंज established regarding the financial capacity of members serving as a stock specialist। स्टॉक स्पेशलिस्ट की कैपेसिटी के लेवल पे आके एक्सचेंजेस को ट्रीट किया जाता है। जी, हमने बात की SCCP की, वैसे मैंने बात की थी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये तरह सबसे पहले वायदा के अंदर बनाया गया था, सॉरी कांग्रेस ने बनाया था SCC के नाम से 1934 में, और फिर ये इदारा पूरी दुनिया में बने और हर मुल्क ने अपने नाम से इस इदारे को नॉमिनेट किया। ठीक है, इस इदारे का बेसिकली काम क्या होता है? इसने रेगुलेशंस बनाने हैं, ओवरलुक करना है। कि मैंने आपको एक मिसाल दी थी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की, जिसमें जनरल पब्लिक भी इन्वेस्ट कर सकती है। अब देखें कंपनी कौन चला रहा है, इन्वेस्ट कौन कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है।
तो फिर ये इदारा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसकी रेगुलेशंस की, उसके मामलात को देखता है कि जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनका पैसा किसी गलत हाथों में तो नहीं जा रहा, इन सब चीजों को देखने के लिए। देखिए, however, that mere fact that firm has all its reporting and compliance ducks in order does not mean that its securities are a good instrument. As it itself states, conformance with federal securities law and regulations does not imply merit. Information essentially is informed investment. ये सारी जो हमारा पूरा पैराग्राफ है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सारी बातें लिखी हैं कि एसईसी के फंक्शंस क्या है, फिर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाना है, कंपनीज को देखना है, चेक रखना है, स्टॉक चेंज के मामला को देखना है, ये सारी चीज। जी, हमारे पास आ गया, प्राइमरी पर्पस ऑफ एसईसी इज टू इंश्योर दैट इन्वेस्टर्स हैव एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन टू मेक एंड इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट से। इतनी अच्छी बात लिखी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने स्टॉक चेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है, नेशनल बैंक के शेयर्स खरीदने हैं, और मेरे पास नेशनल बैंक की इन्फॉर्मेशन ही कोई ना हो, तो मैं शेयर्स कैसे खरीदूंगा। मैं शेयर्स खरीदूं और फिर बाद में वो सब कुछ डूब जाए। अच्छा, एक और चीज मैं बताता चलूं, स्टॉक शेयर के बारे में मैंने डिटेल में बात नहीं की कि उसमें आगे बात करनी है, तो जैसे ही आए कि हम उसके बारे में प्रॉपरली बात करेंगे। देयरफॉर अभी मैंने इसको स्किप कर दिया। जी, आगे भी कुछ काम की बात नहीं आ रही। ओके जी, आ गया कॉर्पोरेशन शेयर्स एंड शेयर होल्डर राइट्स। जी, हमारी डिटेल डिस्कशन यहाँ से शुरू होगी शेयर्स के हवाले से, तो हम चलते हैं। कॉर्पोरेशन क्या है? इफ अ बिजनेस हैज शेयर्स ऑफ स्टॉक इट इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए कॉर्पोरेशन रादर देन अ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। तीन तरह के बिजनेसेस होते हैं। सोल ट्रेडरशिप, जिसे प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, एक अकेला बंदा वही नफा नुकसान का मालिक है। दूसरी पार्टनरशिप अच्छे 2 से लेकर 20 तक लोग आपस में बाहमी फायदे के लिए चलाते हैं। और तीसरी होती है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन जो हैं ये अपने स्टॉक्स इश्यू करते हैं। All corporations issue common stock, but it is not always possible for the general public to buy shares. हर बंदा लाजमी नहीं है कि कंपनी के शेयर्स खरीदे या खरीद सके। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो वो आगे सेल आउट ही नहीं करना चाहते। आपको बहुत सी टर्म्स भी मिलेंगी। ठीक है, अब बात हम डिटेल में करते हैं शेयर्स क्या है। जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कंपनी को एक कैपिटल सरमाया एलोकेट किया जाता है एसईसी की तरफ से, एससीसीपी की तरफ से। फर्ज करें मैं एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाता हूँ, पहले मुझे उसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवानी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मुझे कैपिटल की रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड करनी है कि मुझे कितना कैपिटल दरकार है अपने कारोबार करने के लिए, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, जितना भी। फिर दूसरी चीज ये की जाती है कि मुझे कहा जाता है कि जी आप अपने सरमाए को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि मेरे पैसे को जनरल पब्लिक ने खरीदना है, तो जनरल पब्लिक के पास क्या होगा, मैं किससे हर बंदे को लेता हैंडल करता रहूंगा, नहीं। जी, मेरा 50 करोड़ कैपिटल है तो मैं लिखूंगा 5 करोड़ शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, कि मेरा एक शेयर 10 रुपए का है और 5,000 शेयर, 5 करोड़ शेयर। अब 5 करोड़ हिस्से बना दिए मैंने अपने बिजनेस के। उसको ब्रिटिश टर्म में स्टॉक शेयर्स कहते हैं और अमेरिकन टर्म में स्टॉक कहते हैं। फिर उन्हीं हिस्सों को मैं कुछ प्रेफर्ड शेयर्स कह देता हूँ, प्रेफर्ड स्टॉक कह देता हूँ, और कुछ को मैं कॉमन शेयर्स या कॉमन स्टॉक कहता हूँ। कॉमन स्टॉक होल्डर्स जो हैं ये रियल ओनर्स होते हैं कंपनी। इसी का कुछ पोर्शन प्रेफर्ड स्टॉक होता है, लेकिन इस पर डिविडेंड फिक्स होता है और उनको स्टॉक तो कहा जाता है लेकिन ओनरशिप राइट नहीं दिए जाते। मोस्ट प्रेफर्ड स्टॉक इज ओन्ड बाय अदर कॉर्पोरेशन बिकॉज ऑफ टैक्स एडवांटेज। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं प्रेफर्ड स्टॉक रखती हैं टैक्स एडवांटेज के लिए, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक क्या है, आपको डिविडेंड फिक्स आ रहा है, लेकिन चूंकि डिविडेंड है तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगता। सॉरी, इन्वेस्टमेंट कर दी है तो आपका टैक्स रिड्यूस हो जाता है। फिर आ जाता है शेयर होल्डर्स राइट्स। शेयर होल्डर राइट बेसिकली क्या होता है कि कंपनी रूटीन में वर्किंग कर रही है और कंपनी ने ये डिसाइड किया कि कंपनी अपने शेयर्स बेचेगी, नए शेयर्स, फर्दर आईपीओ करेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
फर्स्ट टाइम जब कंपनी ये शेयर्स बेचती है, कोई भी शेयर, तो उसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आगे जाके ये टर्म आएगी। तो जो कंपनी शेयर बेचती है, तो उन शेयर्स को खरीदने के लिए शेयर होल्डर सबसे पहले राइट दिया जाता है कि जी आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स राइट। उसके बाद आ गया राइट टू वोट। मैंने बताया कॉमन स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं, कॉमन शेयर जिनके पास हैं, इसको ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है, वही कंपनी के रियल ऑनर्स होते हैं। अल्टीमेटली फिर उन्हीं के पास वोटिंग राइट भी होते हैं। ठीक हो गया। और एक शेयर एक वोट कहलाता है। फिर इसके बाद एक आगे एग्जाम्पल उसने दी है, 10 वोट्स पर शेयर। यहाँ बेसिकली क्या होता है कि अक्सर औकात क्या किया जाता है कि जी हमें कंपनी के डायरेक्टर चूज करने हैं, 3 डायरेक्टर चूज करने हैं। तो हर शेयर होल्डर को कहा जाता है जी अकेले के लिए वोटिंग कर ले। एक डायरेक्टर के सामने खड़ा जाता है जी आप चाहते हैं कि ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर बने। यहाँ पे तीनों खड़ा कर कहा जाता है जी हर बंदा 3 वोट दे सकता है, 3 लोगों को अकेले के लिए, या एक ही बंदे को 3 वोट देते हैं। इसी तरह 10 वोट्स, 20 वोट, जिनकी जितनी सिलेक्शंस करनी है उस हिसाब से वोट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। जी, यहाँ पे देखें, द प्रोसेस ऑफ वोटिंग शेयर होल्डर आल्सो हैव राइट टू पर्पस मैटर्स टू बी वोटेड अपॉन। यानी कि जो पर्पस है, जो बहुत से मैटर्स को देखने के लिए, कंपनी के बोर्ड डिसीजन लेने के लिए वोटिंग की जाती है। इसमें एक और चीज डिटेल आपको बताता चलूं कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, सालाना मीटिंग, जिसमें कंपनी के लिए फैसले लिए जाते हैं, कंपनी ने अगले साल में क्या कुछ करना है। उस मीटिंग में तमाम शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, और वहीं पे ये किसी डायरेक्टर को सिलेक्ट करना है, किसी ऑडिटर को हायर करना है, किसी इस तरह के बड़े बड़े फैसले लेने हैं, उसके लिए वोटिंग की जाती है। फिर उसके बाद राइट टू मेंटेन ओनरशिप परसेंटेज। Sometime a firm chooses to raise new capital by selling additional shares of right stock. The primitive right give existing shareholders, जैसा मैंने आपको राइट के बारे में बताया, ये वो बात है कि the right to maintain same ownership percentage before and after new stock sale। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब आ गया, हमारे पास आ गया डिविडेंड। जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का पोर्शन डिवाइड करती हैं, उसको डिविडेंड कहते हैं। अब हमने एक तो बात की, जब मैंने कंपनी रजिस्टर्ड की तो मेरे शेयर को डिवाइड, कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको शेयर्स कहा जाता है। अब जब एक साल कंपनी ने काम किया, प्रॉफिट कमाया, तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को जाएगा, जिसको वो, क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा ही शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, लेकिन उस हिस्से को डिविडेंड का नाम दिया जाता है। अब जब कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो कंपनी डिविडेंड 3 तरह से पे करती है। एक हमारा कैश डिविडेंड होता है कि कंपनी इज पेड इन कैश, डिविडेंड कैश की शक्ल में अपने शेयर होल्डर्स को उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देती है। एक तो ये हो गया। ठीक है, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिविडेंड है। दूसरा, ये अगर एग्जांपल्स हैं, डिटेल इतनी मैं नहीं जा रहा, कोई जरूरत ही नहीं है। स्टॉक डिविडेंड है। स्टॉक डिविडेंड इज पेड इन एडिशनल शेयर्स ऑफ स्टॉक रादर देन कैश। कंपनी के पास कैश नहीं है तो वो नए शेयर्स इशू कर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको स्टॉक डिविडेंड या बोनस डिविडेंड का नाम दिया जाता है, बोनस शेयर्स का, सॉरी। आपको कहीं टर्म बोनस शेयर भी मिलेगी। ठीक हो गया जी कि कंपनी के पास कैश नहीं था, तो कंपनी ने नए शेयर्स जो हैं वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की अमाउंट के मुताबिक जारी कर दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब नीचे उसमें थोड़ी सी एग्जांपल दी है कि एक बंदे के पास अगर 100 शेयर्स हैं तो उसको 10 और मिल जाते हैं, तो उसके पास 110 शेयर्स हो जाएंगे। लेकिन कंपनी उसके साथ साथ अपने पर शेयर प्राइस भी चेंज कर, देखिए उसने एग्जांपल दी है, कंपनी के पास, कंपनी का 25 रुपए का शेयर था, 10% स्टॉक डिविडेंड कंपनी ने जारी किया, तो उसके शेयर की प्राइस 2.5 जो है वो कम कर दी जाती है पर शेयर प्राइस, ताकि जब हम उसे टोटल करें, यानी कि अगर फर्ज करें ये कि जो भी लिखा हुआ है, हम 100 शेयर्स कह लेते हैं, तो उसके पास ये 2500 के 100 शेयर्स थे, अब 110 हो गए हैं, तो ये $2500 के 110 शेयर्स उसके होंगे। ये नहीं होगा कि
2500 हैं, 10 उसको और मिल गए तो वो $2750 के हो जाएंगे, तो वो मार्केट में जाके तो अपने शेयर बेच के पैसा कमाया, फिर किसी और कंपनी के शेयर ले ले, ऐसा नहीं। क्योंकि ऐसा करने से कंपनी के शेयर की वैल्यू डाउन हो जाएगी, लोग कंपनी के शेयर फॉरेन मार्केट में बिकने आ गए। और आप लोग जानते हैं कि जैसे सप्लाई ज्यादा हो जाए उसकी प्राइस कम हो जाती है, तो कंपनी मार्केट के अंदर अपने शेयर की प्राइस डाउन कर देती है ताकि उसके शेयर की वर्थ डाउन ना हो। तीसरा प्रॉपर्टी शेयर आते हैं। प्रॉपर्टी डिविडेंड इज द प्रो रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एसेट। कंपनी अपने फिजिकल एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये नॉर्मली यूज नहीं होता, लेकिन सिर्फ टर्म यूज की गई है। आप सिर्फ इतना इतना इसको जेहन में रखें और आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पहले दो ही सिर्फ याद रखें जी। ये एक टाइप है स्टॉक स्प्लिट की। ये भी डिविडेंड की एक टाइप है। उसने यहाँ पे मार्क नहीं किया, इसको फोर लिखना चाहिए था। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? अक्सर बात ऐसा होता है कि कंपनी का शेयर 10 रुपए का था, लेकिन कंपनी की वर्थ बड़ी अच्छी हुई, वो शेयर मार्केट में को 150 रुपए का बिकना शुरू हो गया। बहुत महंगा शेयर बिकना बिकना शुरू हो गया, तो लेने वाले बहुत थे। वो बंदा 10 का 15 देने के लिए तैयार है, तो कोई 20 देने के लिए तैयार है, 25 देने के लिए तैयार है, कोई 50 देने के लिए तैयार है। तो बाइंग सेलिंग होते 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 शेयर 150 रुपये पहुंच गया। अब कंपनी ने ये फोकस फेस किया और किया कि कंपनी का शेयर 10 से 150 पे चला गया है, तो कहीं ये ना हो कि लोग ये समझें कि प्राइस बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब इसकी प्राइस कम हो सकती है, तो लोग शेयर बेचना शुरू कर दें। तो अगर प्राइस नहीं भी कम होनी थी तो बेचने की वजह से कम हो जाएगी। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है, डिवाइड करती है। कंपनी कहती है, अनाउंसमेंट करती है, जी आज से हमारा जो एक शेयर था वो 3 शेयर कंसिडर होंगे। अब जिसके पास 100 थे वो 300 हो गए, जिसके पास 1000 शेयर थे वो 3000 हो गए, लेकिन टोटल वैल्यू सेम रहती है। अब 150 का शेयर था, एक 100 शेयर है उसके पास, उसका मतलब है उसकी वैल्यू जो है वो 15,000 बनती है। तो कंपनी उसको 300 कह दिया, तो अब कंपनी का एक शेयर 50 रुपए का हो गया। अब वैल्यू कंपनी खुद कम कर दी। इससे क्या होगा कि लोग ये नहीं बॉदर करेंगे कि प्राइस बहुत ज्यादा हो गई है, और लोग बेचना शुरू कर दें। ये स्टॉक स्प्लिट का फायदा है। ये डिविडेंड की तीसरी टाइप है। कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इंक्रीज कर दी। ओके, ये थर्ड लेसन हमारा क्लोज हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।